की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। आपने अपने बीजेपी राज्यों में बेड की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। आपने अन्य जगह वेंटिलेटर की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। क्या बिहार पाकिस्तान में और नेपाल में है? क्या बिहार हिंदुस्तान में नहीं है? क्या बिहार में हर दिन 500 से 1000 लोग मर रहे हैं? क्या ये हमारे बच्चे और भारत के बच्चे नहीं हैं? क्या इसमें अखबार बेचने वाला जब अब्दुल कलाम हो सकता है? ये जो डेली 500 मर रहे हैं, इसमें कोई जेम्स, कोई बाबा, कोई देश का प्राइम मिनिस्टर, कोई जज, कोई दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन नहीं हो सकता? किस घर में आंसू नहीं बहते? मैं रात रात भर चलते चलते थक चुका हूं, आंसू देखते देखते। कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसी मां नहीं। अभी मैं सुनाऊंगा आपको एक डॉक्टर की आवाज, क्या कह रही। क्यों इतना बेदर्द हो चुके हैं मोदी जी आप? क्या कारण? क्या आपको नीतीश कुमार से नुक्कस निकालना है तो बिहार की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा? हम मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि ऑक्सीजन के चलते आधे लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन के चलते आधे लोग, दवाई के चलते आधे लोग, वेंटिलेटर के चलते आधे लोग, रिसोर्सेस नहीं है उसके चलते। ये जो लाश है, ये ऑक्सीजन अविलंब बिहार को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, हम उसकी मांग करते हैं। दवाई की, जीवन रक्षक दवाई की, डेक्सोना की, विटामिन सी की, मेडिसिविर की मैं डिमांड करता हूं। और साथ साथ अविलंब एक बड़े अस्पताल के रूप में कम से कम 3000 बेड का आईसीयू वेंटिलेटर के साथ, कि आम आदमी की जिंदगी बचाई जाए, उसके लिए आवश्यक। प्लाज्मा, जन अधिकार पार्टी ने जिसे प्लाज्मा की जरूरत होगी, हम प्लाज्मा देने की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। जहां जहां से प्लाज्मा की खबर आ रही है, हम लोग लोगों से कांटेक्ट करके उसको प्लाज्मा देने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जो बेड बॉय है, वार्ड बॉय, वो लोगों को ले जाने के लिए 8000 रुपया और लाश को बाहर निकालने के लिए 10,000 रुपया। मेरे सामने में मुजफ्फरपुर में वार्ड बॉय ने 6000 रुपया लिया लाश निकालने। यही हालात सभी जगह। हर दिन मुजफ्फरपुर से 27, 28, 30 लाश से निकलती है। हर दिन गया से 25 से 40 लाश से निकलती है हर दिन। जहानाबाद में मैंने कल आपको दिखाया 2-2 लाश पड़े हुए थे। आज महिलाओं ने क्या कहा आरा में मुझसे, बोला 3 दिनों से पानी नहीं है, 3 सप्ताह से। महिलाओं का वीडियो सुन लीजिए कि 3 से 2 सप्ताह से पानी नहीं है। कोई डॉक्टर जाता नहीं है, कोई नर्स बुलाते रहते हैं, नहीं जाती है। ऑक्सीजन लगाने के लिए तरस जाते हैं, ऑक्सीजन हमें लाना पड़ता है। कल 4 ऑक्सीफोर्ड हमें जाना पड़ा, हमें निस्टिभा जाना पड़ा, 4 हॉस्पिटल जाना पड़ा, जहां से निकालने के लिए लोगों को निकाल दिया गया। सेमफोर्ड और निस्टिभा, और फिर जाके सभी लोगों को मैंने वापस किया, फिर ऑक्सीजन लाया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हम गोदी मीडिया जी से और चुनाव से, बड़े बड़े मीडिया से हम आग्रह करेंगे कि आज चुनाव नहीं, चुनाव हो गया। 50 लाख लाशों पर चुनाव के ढेर हो गए। शमशान में भी बीजेपी के झंडे लगेंगे। ईडी, सीडी, बीडी, चुनाव आयोग,
जनता का पैसा सब लुटा दिए गए। अब चैलेंज में तो लीजिए, भारत में प्रत्येक दिन 50,000 के लगभग लोग मर रहे हैं और 5,000 के लगभग बिहार में। इसीलिए मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा कि अभी बिहार को भारत में ही समझे और जो हमारा हिस्सा है और यह जो हमारी जरूरत है, बेड की, ऑक्सीजन की, सबसे बड़ी बात 2 चीज आउट ऑफ मार्केट है, 3 चीज, एक सिलेंडर, एक ऑक्सीजन नापने वाला ऑक्सीमीटर और तीसरा सिलेंडर में मास्क लगाने वाला। ऑक्सीजन छोटे सिलेंडर में भराने के लिए 3,000 रुपया लिया जा रहा है, 4,000 रुपया, 200 रुपये की चीज 4,000, 3,000। लोग त्राईमाम है, त्राईमाम। अब आप हमें बताएं, अब तो जो मारना था चुनाव हो गई, मार दिया आपने। आप चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई मिलके भारत को जहां पहुंचाना था आपने कोरोना में पहुंचा दिया। नेपाल से हमने 200 सिलेंडर का ऑर्डर दिया और कल तक 200 सिलेंडर पहुंचेगा। यहां तो 13-14 हजार, 20,000 में नहीं मिल रहा। फिर नेपाल में हमने कहा कि भैया मुझे सिलेंडर चाहिए। कल रात में एनएमसीएच में ऑक्सीजन खत्म हो गया। वार्ड बॉय नहीं रहने के चलते एक लाश राजेंद्र जी की वहीं पत्नी के गोदी में मर गए। और अंतिम सबसे बड़ी बात आप समझिएगा इसको, सरकारी अस्पताल में जो भी डॉक्टर हैं एनएमसीएच, पीएमसीएच में, वो इसीलिए ऑक्सीजन बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन कम कर देते हैं रात में, या वहां पर कोई स्टाफ नहीं होता, नर्सिंग्स नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, इलाज सही नहीं होता, ताकि सरकारी अस्पताल से लोग छोड़ के उनके नर्सिंग होम में जाए। ये बड़ी गहरी साजिश है। ये मैंने बहुत गंभीरता से देखा कि ऑक्सीजन नाम उठता है पीएमसीएच और एनएमसीएच का, और रास्ते से 2 गाड़ी ऑक्सीजन के चले जाते हैं कहीं। मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से, एनएमसीएच, पीएमसीएच और आईजीएमएस के नाम पर जो ऑक्सीजन की गाड़ी जितनी डेली भरी जाती है, वो कितनी गई और कितनी खपत हुई और कितना ऑक्सीजन है, ये पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। क्योंकि एनएमसीएच का और पीएमसीएच का ऑक्सीजन प्राइवेट नर्सिंग होम में जा रहा है और जो वेंडर है वो कंप्लीट प्राइवेट नर्सिंग होम और अन्य लोगों को दे रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था करिए ताकि पटना में रहने वाले और आने वाले जो घर पर क्वारंटीन है वह अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन भरवा सके। 200 रुपया फिक्स कर दीजिए, 3,000 रुपया लिया जाता है। इसीलिए हम बहुत साफ और क्लियर है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर टच इसलिए नहीं करते, इसलिए नहीं जाते, हड़ताल इसलिए होता है ताकि पब्लिक में पैनिक बना दो कि एनएमसीएच मौत का कुआं है, नहीं जाना। कहां जाना है तो प्राइवेट। इसकी मैं जांच की मांग करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण तीसरा और अंतिम, भाई पप्पू यादव आरके सिंह गए थे यारा, आपने पॉजिटिव डॉक्टर को भी बुला लिया। अन्य लोगों के लिए 144 नहीं, आरके सिंह के लिए आए और चले गए। मौत का सबसे बड़ा
आप यदि आरा चले जाएंगे ना तो जिंदा आरा के अस्पताल से नहीं लौट सकते। और अभी तक आरा में जो बयान महिलाओं का है कि 2 सप्ताह से पानी नहीं, कोई डॉक्टर ऊपर नहीं जाता, नर्सेस को बुलाते रहते हैं, कोई नहीं जाता। जहानाबाद में 12 बजे तक कोई नर्स ऊपर नहीं जाती, सफाई नहीं, वेंटिलेटर 4 रखा हुआ है, बंद है। 5 वेंटिलेटर जहानाबाद में अभी तक चालू नहीं हुआ। और गया में सुप्रिंटेंडेंट नहीं है, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट गया में मौत का कुआं बना के रखे हुआ है। बहुत बुरा हाल है गया का। गया में जहां जहां सरकार का मेडिकल कॉलेज है, मैं स्पेशल टास्क फोर्स बैठाने की मांग करता हूं। बहुत क्लियर है, 24 घंटा मैं मजिस्ट्रेट बैठाने का मांग करता हूं। और कम से कम सरकारी मेडिकल कॉलेज में आप आर्मी से डॉक्टर की मांग करिए, आर्मी से। ये मेरा मांग है। कंप्लीट सभी मेडिकल कॉलेज की स्थिति बुरी है, वहां मौत के अलावे कुछ नहीं है, जिसको मैंने बहुत नजदीक से देखा। ना सफाई है, ना पानी है, कंप्लीट मौत है, मौत के अलावे कुछ नहीं। आरा में आपको क्यों नहीं घुसने दिया? अब आरा में क्यों नहीं घुसने दिया? पहले से एसडीओ, सीओ सभी लोग, रात में पोड़ा बना तो एसडीओ ने फोन कर दिया हमारे पीए को, वो सर्किट हाउस आए, यहां नहीं आए। अब पप्पू यादव जी, हम जाते हैं तो हम रेमडेसिविर देते हैं, हम जाते हैं तो जो ऑक्सीजन की व्यवस्था होती वो करते हैं, हम जाते हैं तो सरकार को जगाते हैं। सरकार के का जो पाप है, इन लोगों का जो कुकर्म है, नेक्सस है, जो सफाई टेंडर लिया है, जो इन लोगों के नेताओं ने ट्रॉली का टेंडर, सफाई का टेंडर और सोर्सिंग का टेंडर, ये नंगा हो रहा है। और सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर जो लूट रहा है, और कोई काम नहीं। आरा में वहां के डॉक्टर, वहां के सिविल सर्जन और वहां के डीएम कंप्लीट रूप से कोई फोन नहीं उठाता, कोई जाता नहीं है। और रात में भूत बंगला है आरा का सदर अस्पताल। आपको थ्रेट भी किया गया वहां? कोई थ्रेट नहीं, थ्रेट क्या गया मुझे नहीं जाना है। तो हमने कहा लॉ को तो मैं ब्रेक करूंगा नहीं। कल आप कहेंगे कि कोरोना के लॉ को तोड़ दिया, तो इससे बेहतर है हमने वहां के लोगों से हम मिले। गिरफ्तारी की धमकी दी गई सर? नहीं, कोई गिरफ्तारी की धमकी नहीं, पूरा का पूरा नक्सस था। यदि ऐसी होती, मुझको लगता है कि सरकार को एक मजबूत और सशक्त विपक्ष को रखना चाहिए। सरकार से हम आग्रह करेंगे कि अपने बगल में आलोचक को रखिए और अपने बगल में जो सरकार का काम करता हो उसको साथ दीजिए। मैं जो काम कर रहा हूं, जो सरकार और नीतीश जी को करना चाहिए, वो पप्पू यादव यदि जाकर के जो मंत्री को करना चाहिए। यदि एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी है लोगों को बचाने की, यदि एक कॉमन मैन बन के पप्पू यादव जाता है और 2 आदमी के अलावे, मैंने एसडीओ को कहा कि मैं 2 आदमी चल रहा हूं आपके साथ, तीसरा आदमी मेरे साथ नहीं होता है वार्ड में, सिर्फ 2 आदमी। और एक एक चीजों को मैं पूछ के सरकार को मैं लिखता हूं। तो आरा के एडमिनिस्ट्रेशन को और वहां के पदाधिकारी को लगा कि हमारी लूट न खुल जाए, जो हालात है यहाँ के, जो पूरी दुनिया न देखे, इसके लिए उन्होंने पप्पू यादव को रोका। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं हमेशा राजनीति नहीं करूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार की कोई भूमिका इसमें होगी। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नाकामी और गलती को छुपाने के लिए, और स्वास्थ्य विभाग
जो यहाँ किलर विभाग जिसको हम कहते हैं, जहां पर कंप्लीट रूप से जल्लादों को बैठा। कल हमारे एमएलए साहब भूख हड़ताल पर थे और डीएम ने शाम में समझौता किया इनसे। एक भी आरा में एक भी जांच घर नहीं खुला हुआ है, प्राइवेट जांच घर बंद। सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जो पॉजिटिव का हो रहा है वो उनके लोग ले जाकर के बाजार से करवा रहे हैं, तो कोरोना नहीं होगा। मैंने पूछा एसडीओ साहब से, ये जो चेन को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं इसलिए 144 लगाए हैं, ये जो रूम में आप 3-3 अटेंडेंट और सारी जांच की प्रक्रिया अपने से लोग ले जाके बाहर कर रहे हैं, ये कोरोना आप पहुंचा रहे हैं कि नहीं? तो हालात अच्छे नहीं हैं। उनका काम है बिच्छू के तरह डसना और पप्पू यादव का काम है संत के तरह माफ कर देना। और मेरी जिम्मेदारी है जाना। कल मैं पावापुरी जाऊंगा 11 बजे के बाद। नालंदा के पावापुरी आपको मैं दिखाऊंगा। जा पाइएगा वहां पे? मेरी जिम्मेदारी है, मुझे जाना है, मेरा दायित्व है और बेटे की तरह मुझे हर माँ को, हर बच्चों को बचाना है। इसलिए मेरे कदम बढ़ेंगे। इसका नतीजा कितना अच्छा और खराब होगा बात को देखेंगे। अभी बचाना और उसकी जिंदगी के साथ खड़ा होना मेरा दायित्व है। तो निजी अस्पताल में लूट मची हुई है। 40 से 50 हजार, कुछ अस्पताल में 70,000 तक प्रतिदिन। सर 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। मैं लगातार ये बात उठा रहा हूं कि निजी अस्पताल को कंप्लीट सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया। सरकार ने कोरोना पेशेंट के बारे में कुछ नहीं कहा। जो लोगों का नाम नहीं था, पैसा दे करके सिविल सर्जन और अन्य पदाधिकारी से नाम जोड़वा लिया गया। और सभी निजी अस्पतालों में क्या करेंगे? जब लगातार लोग परेशान हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जान तो बचाएंगे ना। आपको कहां पता है जान? सर भर रात घूमता हूं, मैंने देखा सर 25 साल के बच्चों को तरफते, मैंने देखा 22 साल के बच्चों को तरफते, मैंने देखा मां को पागल होते हुए। मैंने पहले कहा कि निजी अस्पताल को गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग करना चाहिए और गवर्नमेंट खुद उसको देखे, पहले कह चुका हूं। और सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होने का कारण निजी अस्पताल को बेनिफिट पहुंचाना और उसको लूट में शामिल करना। पिछले साल चुनाव था तो बहुत सारे नेता नजर आए थे। धन्यवाद सर, उनसे पूछिए नेताओं से। चुनाव था तो दूसरे बार जब बार आया, पहली बार में कोई नहीं था, दूसरे बार आया तो छाबा पानी में जाने लगा। शायद स्थिति वहां जाइए, गोरे चेहरे, हॉस्पिटल जाइए, ये जो डर लगा रहता है ना, गोरा चमड़ी खड़ा